Hello everyone, नमस्कार. आज की वीडियो विल बी द फर्स्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ वीडियोस दैट आई विल बी मेकिंग अबाउट प्रीलिम्स पीवाईक्यूज, जहाँ पे हम बात करेंगे कि भाई कॉमन सेंस एंड सिविल सर्विसेज एग्जाम का बहुत गहरा नाता है और क्यों है. नाउ दिस डज नॉट मीन कि आपको कोई नॉलेज नहीं चाहिए ये क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, बट हर साल 10 से 15 सवाल ऐसे आते हैं जो अगर आपको बेसिक नॉलेज है तो उस बेसिक नॉलेज को अप्लाई करते हुए लॉजिक से आप कुछ ना कुछ सवाल कहीं ना कहीं निकाल सकते हो. एंड विल बी स्टार्टिंग विद प्रीलिम्स 2018 का पेपर विच विल बी द टॉपिक ऑफ टुडेज वीडियो. 2018 का सेट ए जो है, यू कैन ऑल्सो चेक आउट द आंसर्स ऑन दीज क्वेश्चंस. एंड विल बी डूइंग द सेम थिंग फॉर 2019, 20, 21 एंड 22, जस्ट टू प्रूव अ पॉइंट कि भाई हर साल नो मैटर कि भाई आपको ऑप्शंस का पैटर्न चेंज कर दिया है, ये चेंज कर दिया, वो चेंज कर दिया, बदलती रहेंगी चीज़ें, but logic will always be useful. Now, in 2018, there were about 14 questions, which means about 28 marks जो कि आप कॉमन सेंस से ले सकते थे. बट क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस में अब थोड़ा सा रिस्क रहता है, एंड क्योंकि अब एग्जाम के बीच में नो बडी इज एक्सपेक्टेड टू हैव 100% स्ट्राइक रेट, क्योंकि कभी कभार घबराहट में भी हम चीज़ें आगे पीछे कर देते हैं. सो अज्यूमिंग अ प्रोबेबिलिटी ऑफ 75%, कम से कम 20 एक नंबर आप और एक्स्ट्रा ले सकते थे. Right. So let's discuss how we could have done that. Now, let's begin with this question number 5. This is from 2018 set A. Right. तो अगर ये क्वेश्चन देखा जाए सबसे पहले तो विच स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. पार्लियामेंट कैन प्लेस ए शेड्यूल पर्टिकुलर लॉ इन द नाइन्थ शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. तो पार्लियामेंट को ही ये पावर है, तो नेचुरल सी बात है कि ये क्वेश्चन, ये ऑप्शन सही लग रहा है. वैलिडिटी ऑफ अ लॉ प्लेस्ड बाय शेड्यूल इन नाइन्थ शेड्यूल कैन नॉट बी एग्जामिन्ड बाय एनी कोर्ट एंड नो जजमेंट. तो मतलब दीज आर ऑल एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स. दीज आर सो एक्सट्रीम कि भाई वट इज़ द पॉइंट ऑफ दिस, कि ये तो गलत करना ही करना है मुझे. इतना एक्सट्रीम जब भी स्टेटमेंट आता है, सो दैट मीन्स कि कहीं ना कोई लूप होल है. नाउ इन दिस पर्टिकुलर केस व्हाट इज हैपनिंग इज कि आई आर कोएलो जजमेंट है. इफ दोज ऑफ यू who know about this can let me know in the comments below. But the IR Coelho judgment is, the basis of this particular question. And before the IR Coelho judgment, but even that judgment came in 2008, 9, 10. Right? तो उस judgment से पहले the second statement was also true. But since then, the second statement is absolutely false. And अगर आपको IR Coelho के बारे में नहीं भी पता है, तो भी आप एक्सट्रीम बोल के स्टेटमेंट को कि भैया यार ये तो कि भाई कोई भी कोर्ट में नहीं हो सकता, किसी भी बात पे नहीं हो सकता. तो मतलब अगर मुझे कोई मतलब एकदम नाजायज़ कानून बनाना है, मैं उठा के नाइन्थ शेड्यूल में डाल दूँ और बस ख़त्म. सो दैट डजंट सीम लाइकली. सो इन दैट सिचुएशन व्हाट विल डू इज विल से कि भाई ये जो सेकेंड स्टेटमेंट है, दिस इज एन एक्सट्रीम स्टेटमेंट, hence we will mark our answer as one only, which is also the correct answer in this particular case. Coming to the next question, यहाँ पे बात हो रही है एनएसजी की, न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप, एंड हमसे पूछा गया है करेक्ट स्टेटमेंट्स कौन सी है. नाउ मुझे अगर एनएसजी के बारे में कुछ भी नहीं पता, अगर बहुत बेसिक सी ही इन्फॉर्मेशन मुझे है, तो आई कैन से कि हाँ मे बी प्रोबेबल है फर्स्ट स्टेटमेंट दैट इट विल हैव एक्सेस टू लेटेस्ट एंड मोस्ट एफिशिएंट न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज. नाउ अगेन मोस्ट एफिशिएंट यहाँ पे यूज़ किया गया है, तो मे बी नॉट नॉट श्योर. बट सेकेंड स्टेटमेंट पे आते हैं हम, तो इट automatically becomes a member of the NPT. Now, NPT and NSG are two very different things. तो ऑटोमेटिकली एक को साइन करके आप दूसरे के मेंबर बन जाए, तो ऐसा तो नहीं होता. एंड दिस इज समथिंग दैट इज फ्रीक्वेंटली इन द न्यूज़. वाई? बिकॉज इंडिया इन द रिसेंट पास्ट, पर्टिकुलरली 2018 का जैसे ये पेपर है, तो 2018 से कुछ साल पहले तक इंडिया वॉज ट्राइंग टू बी पार्ट ऑफ द न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप, एंड हेंस दिस इज ऑल्सो अ करंट कॉन्टेक्स्ट वाला क्वेश्चन. तो इवन अगर आपको वो नहीं पता, आपने ध्यान नहीं दिया, तो एटलीस्ट मैं ये तो मान के चल सकता हूँ ना कि भाई फर्स्ट स्टेटमेंट अगर प्रोबेबल है, उसमें भी डाउट हो सकता है, बट सेकेंड स्टेटमेंट तो इम्प्रॉबेबल लग रही है. तो अगर मैं सेकेंड स्टेटमेंट को एलिमिनेट करता हूँ, तो आई एम ओनली लेफ्ट विद ए एंड डी. नाउ दिस इज वाई आई सेड कि प्रोबेबिलिटी है 75%, क्योंकि देखो फर्स्ट स्टेटमेंट पे भी आप श्योर नहीं हो. मोस्ट एफिशिएंट न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज. नाउ फॉर अ फैक्ट आई नो दैट कजाकिस्तान इज अ पार्ट ऑफ द न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप, बट डज कजाकिस्तान हैव द मोस्ट एफिशिएंट न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज? तो कायदे से सवाल बन सकता है. एंड इन सच अ केस इट इज़ प्रोबेबल कि आप डी मार्क कर दो, बट करेक्ट आंसर ओवर हेयर इज ए. सो
दिस इज अ स्टेटमेंट या दिस इज अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन जहाँ पे आपने एलिमिनेट कर दिए बिकॉज आपको एक स्टेटमेंट इम्प्रॉबेबल लग रही थी. एंड एज ऑफ सेड मल्टीपल टाइम्स बिफोर, 50-50 अगर हो गया है माने कि हमने दो ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए हैं. So in such a case, it's always useful to mark. No matter what, mark these questions. A या D कुछ ना कुछ तो mark करके ज़रूर आओ, क्योंकि इस तरीके से आपके overall over 10 to 15 questions you will get positive marks, right? So coming to the next question, this is question number 10 again. Quantity of imported edible oils is more than the domestic production of edible oils in the last 5 years. So this is 2018. So 2018 से 5 years की बात हो रही है. Now एक बात तो जाहिर सी है कि भाई इंडिया में कितनी भी चीज़ मतलब खाने की प्रोड्यूस हो जाए कमी तो रहेगी. एंड edible oils are particularly imported very heavily from साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज. अगर आपको बेसिक कुछ भी पता है कि भाई साउथ ईस्ट एशिया के साथ हमारा ट्रेड क्या चलता है, कैसे चलता है, तो ये थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आपको होगी. बट क्या मुझे एग्जैक्टली पता है कि भाई ज़्यादा है पिछले 5 साल में? नॉट श्योर, बट इट सीम्स प्रोबेबल कि हाँ हो सकता है, राइट. तो सेकेंड स्टेटमेंट पे आता है, गवर्नमेंट डज नॉट इम्पोज एनी कस्टम ड्यूटी ऑन ऑल इम्पोर्टेड एडिबल ऑयल्स. कि या तो ऐसा कोई कानून आया हो कि भाई आज से इतने टाइम के लिए हम नहीं करेंगे, बट इन 2018 नो सच न्यूज़ हैड कम. एंड इन सच अ केस द सेकेंड स्टेटमेंट इज़ वेरी वेरी इम्प्रॉबेबल. क्यों? क्योंकि ऐसा कोई भी एडिबल ऑयल नहीं है जिस पे बिल्कुल भी टैरिफ नहीं है. अरे 2%, 5%, मतलब जीएसटी भी होता है फूड आइटम्स पे तो इतना, एंड जीएसटी तब तक आ चुका था. तो सेकंड स्टेटमेंट सीम्स इम्प्रॉबेबल, एंड सेकंड इम्प्रॉबेबल लगती है हमें, तो फिर अगेन वी आर लेफ्ट विद ए एंड डी. एंड ओवर हेयर because the first statement is a lot more probable, then preferably you should mark A, right? Probable है, again श्योरिटी अभी भी नहीं है, 80% 90% कॉन्फिडेंस है, बट जैसे पिछले वाले में अगर देखें तो फर्स्ट स्टेटमेंट वॉज अगेन मे बी 60-70%. तो वो प्रॉबिलिटी वेरी करती है आपकी, विच इज़ वॉट यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट ड्यूरिंग प्रीलिम्स कि भाई हर स्टेटमेंट आपको 100% श्योरिटी से कभी नहीं पता होगी, राइट. तो अगर क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, 16 में है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इज द अमाउंट दैट बैंक्स हैव टू मेंटेन इन द फॉर्म ऑफ देयर ओन फंड्स टू ऑफसेट एनी लॉस दैट बैंक्स इनकर इफ द अकाउंट होल्डर्स फेल टू रीपे ड्यूज, राइट. सो अगर मुझे नहीं भी पता कि एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होती है, तो सीम्स टू बी द केस कि कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, कि भाई इतना कैपिटल रखना है कि भाई एडिक्वेट प्रोटेक्शन हो जाए, तो फिर अगर मुझे शब्दों से ही कुछ अर्थ निकालना है, सो दैट इज समथिंग दैट आई कैन फिगर आउट ओवर हियर. बट द सेकंड स्टेटमेंट सीम्स वेरी वेरी इम्प्रॉबेबल. व्हाई? बिकॉज कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इज डिसाइडेड बाय ईच इंडिविजुअल बैंक. सो दिस इज लाइक कि भाई येस बैंक इज डिसाइडिंग इट्स ओन CAR, SBI इज डिसाइडिंग इट्स ओन CAR, so that should not be the case in well regulated situation. And we know that in India banking is a very very well regulated sector. So in such a case RBI should be the one. तो second statement by that logic is wrong. मुझे नहीं पता कौन सेट करता है क्या करता है, बट मैं मान के ये चल रहा हूँ कि भाई बैंक तो नहीं करेगा. एंड अगेन क्या हुआ फिर? वन सीम्स मोर लाइकली. नाउ वन में अगर मैं श्योर नहीं भी हूँ तब भी मुझे लग रहा है कि हाँ मतलब शब्द के हिसाब से ये सही ऑप्शन बैठ रहा है. सो ऑल द क्वेश्चंस दैट वी हैव बीन डूइंग सो फार आर दीज काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस की कॉमन सेंस से आप किस तरीके से इसको लगा सकते हो. नाउ कमिंग टू अ हिस्ट्री क्वेश्चन, अभी तक जो क्वेश्चंस हमने किए थे दीज डेल्ट विद पॉलिटी, दिस वाज करंट अफेयर्स, दिस इज मतलब इकोनॉमी, दिस इज ऑल्सो इकोनॉमी, एंड नाउ वी हैव मॉडर्न हिस्ट्री. तो अ लॉट ऑफ पीपल हैव दिस मिसकंसेप्शन कि मॉडर्न हिस्ट्री में लॉजिक नहीं लगता, बट लेट्स सी कि भाई किस तरीके से यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री में लॉजिक लगाया जा सकता है. सो रिगार्डिंग वुड्स डिस्पैच, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू? ग्रांट्स इन एज सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड. ओके, मतलब ऐसा कुछ कुछ मुझे याद है कि हाँ भाई वुड्स डिस्पैच से कुछ हुआ था. एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ वॉज recommended, मतलब हाँ जेन्युइन सी बात है कि वुड्स डिस्पैच इज नोन एज द मैग्ना कार्टा ऑफ एजुकेशन, तो किया होगा, हो सकता है. इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एट
all levels of education was recommended. So no matter what, no matter how, far reaching XYZ, all levels of education, ऐसा तो मुश्किल है. एंड इस बेसिस पे अगर मैं बात करते चलूँ कि भाई ऑल लेवल्स ऑफ एजुकेशन, मे बी शायद फर्स्ट टू फिफ्थ में वर्नाकुलर रहे, उसके बाद ऑल लेवल्स पे इंग्लिश आ जाए, बट कहीं ना कहीं तो वर्नाकुलर एजुकेशन आएगा ही, बिकॉज अगेन इट इज़ नोन एज द मैग्ना कार्टा ऑफ एजुकेशन. एंड इफ इट इज़ समथिंग दैट इज रिकमेंडिंग इंग्लिश एट ऑल लेवल्स, देन प्रॉब्ली मैग्ना कार्टा नहीं बोला जाता उसे. तो अगर इस लॉजिक से हम बात करें तो फिर इफ आई एलिमिनेट ऑप्शन 3, आई एम लेफ्ट विद ओनली one option correct, and which is also the correct answer in this case. So 2018-19 में तो आप देखोगे कि ये जो लॉजिकल एलिमिनेशन वाली चीज़ है काफ़ी हद तक काम करती है, बट इवन विल सी इन 21, 20 एंड 22 के पेपर्स कि दिस थिंग इज ऑलवेज वैलिड. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ दिस इज अ क्वेश्चन अबाउट bodies in polity. So, Food Safety and Standards Act 2006 replaced the Prevention of Food Adulteration Act 1954. I'm not sure. The Food Safety and Standards Authority of India is under the charge of the DGHS, Director General of Health Services in the Union Ministry of Health and Family Welfare. Right. Seems possible, seems plausible. But यहाँ पे एक बहुत सिंपल सा आपको कैच रखना है या ध्यान रखना है कि जब भी ऐसी स्टेटमेंट्स आपको गिवन है कि भाई ये तो इस बॉडी में है, ये यहाँ है, ये इसने किया है, ये उसने किया है, तो इस पे थोड़ा सा हमें हमेशा डाउट रख के चलना है. डाउट क्यों रखना है? क्योंकि यहीं पे यूपीएससी आपको पकड़ने की कोशिश कर रहा है. नाउ इफ़ यू डू नॉट नो एनी थिंग अबाउट FSSAI, एटलीस्ट ये तो आपको पता होगा कि भाई कोई भी फूड पैकेजिंग लेबल वगैरह कुछ होता है, वहाँ पे FSSAI का स्टिकर होता है कि भाई अप्रूव्ड बाय दिस. नाउ दैट जनरली इज़ नॉट द केस अगर वो डायरेक्ट किसी मिनिस्ट्री के अंडर आता होगा, राइट. अगर किसी मिनिस्ट्री के अंदर डायरेक्ट ये आता है तो वहाँ पे व्हाट यू विल जनरली फाइंड इज कि भाई डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज का ठप्पा लगा रहेगा, राइट. बट वी सी FSSAI का स्टिकर, एंड दैट गिव्स यू अ सर्टन इंडिकेशन कि मे बी द FSSAI इज एन ऑटोनॉमस बॉडी. एंड ऑटोनॉमस बॉडी अगर होता है तो फिर ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो जाता है. नाउ आई एम नॉट रियली श्योर अबाउट FSSAI का स्टेटस क्या है, बट from the stickers that I've seen in everyday life, and this is something that I'm sure all of you have seen also, जैम के पीछे, केचप के पीछे, मतलब किसी भी फूड पैकेजिंग आइटम के पीछे FSSAI का स्टिकर लगा रहता है. तो भाई वाई नॉट डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज? क्योंकि अगर कायदे से उन्हीं के अंदर आ रहा है तो भाई मतलब मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का ही नाम ले दो. बट seems to be the case that it is an autonomous body. Logic you have to follow, and that is the entire purpose of this video series. तो अगर इस बेसिस पे अगेन हम जाते हैं, सेकेंड स्टेटमेंट वी कैन एलिमिनेट. एंड फर्स्ट स्टेटमेंट में कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट सीम्स लाइक वेरी वेरी डूएबल, क्योंकि FSS एक्ट, Food Safety and Standards Authority of India, set up by the Food Safety and Standards Act. So seems likely, but did it replace the Prevention of Food Adulteration Act? Not sure. So in such a case, again, there is a probability कि it could be A or D. But यहाँ पे अगर रिस्क लेना है, यहाँ चांस लेना है, तो ideally you should be taking a chance on A, क्योंकि वो एक्ट का नाम थोड़ा सिमिलर है. बट दिस इज़ वाई आई सेड शुरू में ही कि देखो, इवन दो लॉजिक से कुछ एलिमिनेट कर सकते हो आप, देर इज स्टिल अ प्रोबेबिलिटी, क्योंकि ये सवाल जो है, इवन दो आई कैन एलिमिनेट स्टेटमेंट 2 थ्रू सम लॉजिक, स्टेटमेंट 1 इज स्टिल नॉट श्योर. आई एम स्टिल ओनली अबाउट 50% श्योर अबाउट स्टेटमेंट 1. तो इन सच अ केस द करेक्ट आंसर ओवर हियर इज A, बट द चांस दैट आई विल मार्क A एंड नॉट D इज नॉट 100%, विच इज़ वाई दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस लॉजिक आपको समझ आना चाहिए, बट उस पर श्योरिटी मत लेके चलो कि भाई ये सही ही होगा. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 25, द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट ऑफ 2013. नाउ नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट वाज ऑब्वियसली इन न्यूज़ क्वाइट अ लॉट.
consider the following statements and we have to tell correct statements. Families coming under the BPL only are eligible to receive subsidized food grains. So this doesn't seem likely. Why? Because बेसिक इन्फॉर्मेशन भी अगर मुझे NFSA की है, मुझे एग्जैक्ट प्रोविजन नहीं पता, बट मुझे न्यूज़पेपर में मैंने इतनी बार पढ़ा था कि भाई नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत 2/3 ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज एलिजिबल टू रिसीव सब्सिडाइज्ड फूड. तो 2/3 ऑफ इंडिया तो इज नॉट BPL. तो इन सच अ केस व्हाट आई नो डेफिनेटली इज कि फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग. एंड फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग करते ही हमारे पास सिर्फ दो ही ऑप्शन रह गए. तो ये वाला ऑप्शन वाला खेल जो है, दिस हैज़ रिड्यूस्ड इन द रिसेंट ईयर्स, बट इन द अर्लियर ईयर्स ये भी खेल होता था. नाउ आइदर ऑप्शन टू, स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 3 इज करेक्ट. अब स्टेटमेंट 2 को देखें, द एल्डेस्ट वुमन इन अ हाउस होल्ड एज 18 शैल बी द हेड ऑफ द हाउस होल्ड फॉर द पर्पज ऑफ इशुएंस ऑफ राशन कार्ड. नॉट श्योर. स्टेटमेंट 3 अगर देखें, प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर्स आर एंटाइटल्ड टू टेक होम राशन ऑफ 1600 कैलोरीज पर डे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड फॉर 6 months देयर आफ्टर. तो अगर कभी भी आपने डाइटिंग करी है या कभी भी आपने इंडिया का पॉवर्टी लाइन के बारे में पढ़ा है, या BPL कैसे डिक्लेयर होता है, क्या चीज़ होती है, या जो पॉवर्टी लाइन कुछ 32-36 जो भी अभी करंट चल रही है, वो कैसे डिसाइड होती है, दैट इज़ डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ अ कैलोरिफिक इनटेक. कि ये डिसाइड किया गया था कि भाई एक नॉर्मल इंसान को 2100 कैलोरी लेट्स से चाहिए. अब मैं एग्जैक्टली श्योर इस चीज़ पे भी नहीं हूँ कि भाई आदमी के लिए 2100 था या औरत के लिए 2100 था. एंड इन सच अ केस व्हाट्स हैपनिंग कि मतलब आई डोंट हैव एनी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, बट व्हाट आई नो फॉर श्योर इज दैट नो मैटर वट एवर be it 2100 or 2400 for a male, it will be more for a pregnant woman, right, and a lactating mother. Why? Because they don't require that extra calorific intake, because they are nursing another human being. And in this question what has happened is कि वो reduction हो गया. तो again, instead of 2100 or 2400 calories, it is now saying that it's gone down to 1600, which means that this statement is likely wrong. And the correct answer also is over here B. The logic, I'm not sure about 1600, I'm not sure about the second statement. What I know is some things about some things. कि मुझे BPL कैटेगरी के बारे में कुछ कुछ चीज़ें पता थी, उसकी वजह से I've been able to solve the National Food Security Act question. So these are the kinds of things that you need to keep an open mind for. Now coming to Global Alliance for Climate Smart Agriculture, if we talk about it now, which of the statements are correct? So one important thing that I want you to keep in mind is this question paper is from 2018, and even in 2018 it was pretty much clear and very very well established fact कि मोदी जी को publicity बहुत पसंद है. Why am I saying this? For the very simple reason that there is something called the International Solar Alliance. India is one of the founding members of the International Solar Alliance, and leading up to the prelims in 2018 you read that fact so many times कि भैया इंडिया ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस फाउंड किया है, इंडिया ने पारिस क्लाइमेट डील में ये किया था, वी हैव वन ऑफ द ग्रेटेस्ट INDCs, नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस टुवर्ड्स द क्लाइमेट प्लेज. तो इंडिया की INDCs, ISA, इन सब चीज़ों के बारे में इतना आपने पढ़ा था कि now that you're getting a question on Global Alliance for Climate Smart Agriculture, and यहाँ पे एक statement है that India was instrumental in the creation of GACSA. So this is one statement which is absolutely you want to doubt, क्योंकि अगर इंडिया होता तो सुना होता, कहीं ना कहीं सुना होता, न्यूज़पेपर में, नहीं तो करंट अफेयर मैगजीन में, नहीं कहीं ना कहीं ये आ जाता, क्योंकि इतना सुना है मैंने इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में, जो कि 2015 में फॉर्म हुई थी. तो सिंपली बस इतने से लॉजिक पे कि मैं बोलूँगा कि भाई थर्ड स्टेटमेंट विल बी रॉन्ग. एंड उस ज़माने में ऐसा होता था कि भाई थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग करोगे तो एक ही बच जाता है, एंड दैट इज़ द करेक्ट आंसर ओवर हियर. सो अगेन प्लीज़ डोंट think of it as कि I'm only solving these questions जो कि भाई already well established है, पेपर में जाके ऐसा नहीं होता ये होता. What I'm trying to show over here is एक सोचने का तरीका कि मैंने थर्ड स्टेटमेंट को क्यों गलत किया. Because my logic was that if India had been instrumental in the creation, I would have heard of it. Why? Because I heard so much about ISA, which was actually created, India was instrumental in the founding of ISA. तो ये लॉजिक था बस, एंड उसके कारण फिर
क्वेश्चन हो गया. मेरे को गाक्सा के बारे में कुछ नहीं पता, बट क्वेश्चन मेरा हो गया, राइट. सो कमिंग टू digital India plan of government of India, and we have to select the correct answer. So are the aims of digital India plan for the government of India? Number one, formation of India's own internet companies like China. Okay, maybe possible है, not really sure. हो सकता है, अगर नहीं पढ़ा तो मान के तो चल ही सकते हो कि possible है. Establishing a policy framework to encourage overseas multinational corporations that collect big data to build their large data centers within our national geographic boundaries. Okay, this is also possible, right? Now, third statement is connect many of our villages to the internet and bring Wi-Fi to many of our schools, public places, and major tourist centers. तो अगर डिजिटल इंडिया विच वॉज वेरी वेरी मच इन न्यूज़ इन 2016, 17 एंड 18 बिफोर CSP 18, तो 3 मुझे पता है कि भाई 3 तो सही है, 3 इज करेक्ट, कि भाई दैट इज द पर्पज ऑफ डिजिटल इंडिया मिशन, दैट ऑल ऑफ अस एटलीस्ट शुड बी कनेक्टेड टू द इंटरनेट एंड देन विल सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट. तो अब अगर 3 ओनली मैं देखूं तो 3 स्टेटमेंट मेरे रह गए, 3 बच गए. नाउ आई हैव टू गो टू वर्क अगेन. नाउ इफ आई हैव टू गो टू वर्क अगेन, if I talk about formation of India's own internet companies like China, तो that seems unlikely now. मतलब पहली बारी पहले स्टेटमेंट मैंने पढ़ा तो देन इट वाज कि लाइक हाँ मे बी हो सकता है, बट थर्ड स्टेटमेंट तक आते आते कि डिजिटल इंडिया का ऑब्जेक्टिव तो नहीं है वो. मतलब मे बी कहीं ना कहीं इंटेंशन हो सकता है कि भाई हो जाए, बट ऑब्जेक्टिव नहीं है स्टेटेड. वाई? बिकॉज इंडिया इज़ अ फ्री मार्केट इकोनॉमी एंड उस समय तक इंडिया पे काफ़ी प्रेशर रहता था फ्रॉम आउटसाइड जो मल्टीनेशनल्स हैं या मतलब फॉरेन गवर्नमेंट्स कि भी नहीं, ओपन फ्री मार्केट, यू नो, open competition, all of those kinds of things. Whereas China has a closed market and it promotes its own companies. तो then one statement also seems less likely. तो अगर one को भी मैं हटाऊं तो the entire question hinges on the second statement कि भाई क्या ये सही है या नहीं है. एंड 2018 में अगेन द कॉन्वर्सेशन वॉज कि भाई डेटा लोकलाइजेशन, data localization was very very frequently in news. There was a Justice Sri Krishna committee that had been set up then. तो जस्टिस श्री कृष्णा कमेटी का पर्पस ही ये था कि भाई डेटा लोकलाइजेशन रूल्स आप सेट करेंगे कि भाई क्या किस तरीके से होना चाहिए, डेटा प्राइवेसी कैसे होनी चाहिए, डेटा मैनेजमेंट कैसे होना चाहिए. तो अगर उस सेंस में हम बात करें कि भाई बाद में कमेटी सेटअप हुई है, ये सब चीज़ें हो रही हैं आगे चल के, तो देन डिजिटल इंडिया सीम्स लेस लाइकलियर टू हैव इंक्लूडेड बिग डेटा का प्रोविजंस. एंड अगेन दिस इज अ लॉजिक दैट यू कैन फॉलो, बट यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट प्रोबेबल लगते हैं अपने, एंड बी एंड सी में से आपको चूज करना है. आइडियली दिस इज अ 50-50 क्वेश्चन, यू शुड टेक अ शॉट नो मैटर वॉट. गलत होगा कोई बात नहीं, बट 10 क्वेश्चन में 5 गलत होंगे, 5 सही होंगे, एंड इफेक्टिवली यू विल एंड अप विद +6 मार्क्स, राइट. सो दैट्स अ ग्रेट थिंग. 10 सवालों में जहाँ पे आपको कुछ भी नहीं आने वाला था, वहाँ पे एटलीस्ट आपको 6 नंबर मिल जाएंगे. करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर इज एक्चुअली 3 ओनली, बी, कि भाई सेकेंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग. एंड वी टॉक्ड अबाउट कि भाई हाउ यू कुड हैव पॉसिबली एलिमिनेटेड एंड अराइव्ड एट दैट प्लेस, बट स्टिल जो लिंक था वो वीक लिंक था. एंड दैट्स वाई आई बीन शोइंग यू हाउ टू थिंक अबाउट इट, हाउ टू गो अबाउट इट. क्योंकि हर बार आपको शायद ये नोटिस ना हो, आपको ये लॉजिक ना समझ आए कि भाई अच्छा ऐसे कैसे एलिमिनेट कर दिया, नहीं किया. दैट्स वाई आई बीन वेरी क्लियर अबाउट द फैक्ट कि ये देखो यहाँ पे जो लास्ट के 2 ऑप्शन यहाँ पे बी एंड सी रह गए हैं, इनमें से एलिमिनेट करना बहुत मुश्किल है. सेकेंड स्टेटमेंट को एलिमिनेट करना मुश्किल है. तुक्के भिड़ा सकते हो, कर सकते हो, बट देयर इज अ प्रोबेबिलिटी. बट दिस इज अ क्वेश्चन दैट यू शुड स्टिल अटेम्प्ट. Apologies for that, but let's continue. So coming to the next question, now this is again one of those questions जहाँ पे in which of the following areas can GPS technology be used? Select the correct answer. Now can be used 2018 में मे भी शायद ये डाउटफुल था, बट अगर 2022-23 में आ गए हो तो हाँ मतलब अब तो क्लियर है ये सारी चीज़ें होती ही होती है. बट 2018 में भी भाई मोबाइल फ़ोन में तो डेफिनेटली यूज़ कर ही रहे थे. यूपीआई तब तक आ चुका था, और यूपीआई में अगर आप गूगल पे आपने कभी भी यूज़ किया है तो भाई गूगल पे
फॉर नो रीज़न यूज टू आस्क यू कि भैया लोकेशन ऑन करो. उनकी तरफ से वो बोलते थे सिक्योरिटी है, बट अगर आपने कभी भी गूगल पे यूज़ किया है 2017-18 में, तो यू नो कि 1 और 2 तो करेक्ट है ही है. एंड 1 और 2 अगर करेक्ट है तो फिर देर इज़ ओनली वन ऑप्शन दैट इज़ लेफ्ट. अगर 3 मुझे नहीं भी पता तो भी ये सही हो जाएगा. एंड एट प्रेजेंट वट यू कैन ऑल्सो थिंक अबाउट इज कैन बी यूज, राइट, कि कंट्रोलिंग पावर ग्रिड में जीपीएस कैन बी टेक्निकली यूज्ड. मतलब क्या, क्यों, बहुत छोटी चीज़, बड़ी चीज़ क्या है नहीं पता, बट कैन तो हाँ डेफिनेटली हो सकता है. राइट, सो दैट इज द लॉजिक इन दिस क्वेश्चन. कमिंग टू अ जियोग्राफी का क्वेश्चन. Earth's magnetic field has reversed every few 100,000 years. So, if you've studied basic physical geography, तो you know कि हाँ first statement seems correct. मतलब but exactly कितना लाख साल नहीं पता, but still seems correct. The Earth was created more than 4 billion years ago. There was 54% oxygen and no carbon dioxide. तो दिस डज नॉट सीम लाइकली. वाई? बिकॉज अगर आपने जियोग्राफी पढ़ा है कुछ भी बेसिक भी, तो उसमें ये बहुत क्लियरली मैंशनड है कि यू नो पहले लाइफ इवॉल्व इन वाटर एंड देन व्हेन इट केम टू लैंड, तो देर वर ओरिजिनल जो स्पीशीज थी, जो ओरिजिनली प्लांट्स थे वहाँ पे, या जो ओरिजिनल फ्लोरा एंड फौना थी, इट वॉज सच कि उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट कम करके ऑक्सीजन का कंटेंट बढ़ाया था, नॉट द अदर वे राउंड, कि अर्थ वॉज मेड हैबिटेबल ओवर टाइम. अब एग्जैक्टली कितना परसेंट था, क्या था, क्यों था, तो दिस सीम्स रॉन्ग. आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर कि भाई कितना परसेंट था, नहीं था, क्यों था, क्या था. बट अगर मैं बात कर रहा हूँ कि भाई नो कार्बन डाइऑक्साइड, मैं 54% भी नहीं जा रहा, मैं उतना वो थ्योरी में भी नहीं जा रहा कि भाई पहले वो प्लांट आए थे, कौन आया था, नहीं आया था. उसने बोला नो कार्बन डाइऑक्साइड. ऑक्सीजन है बट कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, तो दिस सीम्स अनलाइकली, वेरी वेरी अनलाइकली, फॉर द वेरी सिंपल रीज़न, क्योंकि अगर आपने बेसिक साइंस पढ़ा है, तो अगर मैं ऑक्सीजन को बर्न करता हूँ तो क्या मिलता है, यू गेट कार्बन डाइऑक्साइड एज अ रिजल्ट, राइट. ये तो बेसिक सबको क्लियर है. आई एम अज्यूमिंग 9th क्लास की एनसीईआरटी पे पढ़ा था. तो अगर 54%, 54% एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है, तो कुछ भी अगर वोल्केनिक इरप्शन होगा, कहीं भी आग लगेगी, एनीथिंग दैट माइट हैपन, यू विल हैव कार्बन डाइऑक्साइड. तो जस्ट बाय दैट लॉजिक नो कार्बन डाइऑक्साइड डजंट मेक सेंस एट ऑल, राइट. सेकंड स्टेटमेंट गलत है, तो हमने ये कर दिया पहले. फर्स्ट स्टेटमेंट सही है. नाउ ऑब्वियसली द क्वेश्चन कम्स फॉर द थर्ड स्टेटमेंट. तो इसमें हम क्या करेंगे, व्हेन लिविंग ऑर्गेनिजम्स दे मॉडिफाइड द अर्ली एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ. सो दिस इज, अगर आपने फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ा है, वो जो शुरू शुरू की कहानी जो पहले 2 पॉइंट्स की है, अगर आपने देखी है, विच इज़ ऑल्सो अवेलेबल इन एन सी आर टीज, तो देन यू विल नो कि फर्स्ट स्टेटमेंट के साथ साथ थर्ड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट. एंड हियर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. सेकेंड स्टेटमेंट गलत हमने किस लॉजिक से किया, अगर आपको कहानी नहीं भी पता तो एटलीस्ट मैं ये लॉजिक यहाँ लगा सकता हूँ कि भाई अगर 54% ऑक्सीजन है तो कुछ भी जलेगा, कहीं भी जलेगा, एंड जल तो सकता ही है. मतलब वोल्केनिक इरप्शन हो सकता है, अर्थक्वेक आ सकता है, एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर थिंग्स दैट लीड टू डिजास्टर्स, प्रॉब्लम्स. लाइटनिंग स्ट्राइक हो सकती है, आग लगेगी, और आग लगी तो ऑक्सीजन कन्वर्ट होगा कार्बन डाइऑक्साइड में, तो नो कार्बन डाइऑक्साइड डज मेक सेंस. Coming to the next question, with reference to GM crops in India. Now this is a bit more of a difficult question. यहाँ पे क्या है कि भाई GM mustard has the genes of soil bacterium that give the plant property to pest resistance to a wide variety of pests. ठीक है, seems possible. I'm not really sure but seems possible. Mustard has genes that allow the plant cross pollination and hybridization. अगर मतलब मैं जीन एडिटिंग कर रहा हूँ, मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, तो हाँ ये सारी वो चीज़ें लग रही हैं, मुझे नहीं पता है कि नहीं, बट लग रही हैं कि मतलब दीज आर द थिंग्स दैट आई वुड हैव वर्कड ऑन. GM mustard has been developed jointly by ARE and पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी. तो यहाँ पे हमेशा जब भी आपको ऐसे बॉडीज़ दी गई हैं, दिस इज़ वेयर यू शुड sort of tend to doubt. ऐसे questions ideally you should just leave, let them be. But this was also related to current affairs, कि करंट अफेयर्स में अब ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा उस टाइम पे चल रहा था 2017 में, 2018 में अर्ली, क्योंकि उस टाइम पे GM मस्टर्ड वाज अ थिंग दैट वाज बीइंग टॉक्ड अबाउट. एंड अगर आप साइंस एंड टेक वाले ट्रेंड्स में उसमें जाओगे, जो ट्रेंड एनालिसिस वाली वीडियो मैंने रिसेंटली बनाई थी, तो वहाँ पे
genetic engineering और health tech. So these are things that are very very important, and ये सब सेक्शन आप पढ़ते हो तो फिर यहाँ पे आपको कुछ कुछ डाउट आता है. अगर वो डाउट आता है तो वहाँ पे थोड़ा थोड़ा लॉजिक आप लगा सकते हो कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट है तो ये मस्टर्ड का नहीं, दिस साउंड्स वेरी मच लाइक द बॉल गार्ड टेक्नोलॉजी इन बीटी कॉटन, राइट. तो बीटी कॉटन जैसा साउंड कर रहा है वो, तो मे बी शायद वो मस्टर्ड में मिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मस्टर्ड के पास सेम प्रॉपर्टीज थी या नहीं थी, नॉट श्योर, बट साउंड्स लाइक बीटी कॉटन. तो अगर उस बेसिस पे मैं बात करूं तो आई कैन एलिमिनेट टू ऑप्शंस, एंड इन दोनों में से फिर मेरा जो मर्जी है मैं तुक्का मार के चल सकता हूँ. 50% शॉर्ट. करेक्ट आंसर ओवर हेयर इज टू ओनली. यहाँ पे पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के बजाय यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी था ये. एंड दिस क्वेश्चन इज हेयर जस्ट टू शो यू कि स्ट्रेंज लॉजिक भी कभी कभार आप लगा सकते हो. नाउ दिस इज नॉट अ क्वेश्चन दैट आई वुड रिकमेंड दैट यू डू इन राउंड 1 और राउंड 2. राउंड 1 और 2 में क्वेश्चन ये करने का नहीं है. दिस इज अ क्वेश्चन फॉर राउंड 3. राउंड 1 में आप कौन से क्वेश्चन कर रहे हो, यू आर डूइंग 100% श्योर शॉट. राउंड 2 में यू आर डूइंग क्वेश्चन विच आर 50-50. राउंड 3 में मून शॉट कि अच्छा चलो करना है, नहीं हुए एक और क्वेश्चन करके देख लेते हैं. तो यहाँ पे फिर इस तरीके का तुक्का आप लगा सकते हो कि भाई यू नो स्टेटमेंट 1 साउंड्स लाइक बीटी कॉटन बट नॉट मस्टर्ड. तो इन सच अ केस तुक्का ले सकते हो कि भाई बी एंड सी में से कुछ होगा. बट अगेन दिस इज नॉट अ क्वेश्चन दैट यू शुड बी डूइंग इन द फर्स्ट इंस्टेंस एनी हाउ, अनलेस आपके पास क्लियर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है. नाउ कमिंग टू PMKVY क्वेश्चन नंबर 78. KVY उस टाइम पे ऑब्वियसली वन ऑफ द फ्लैगशिप स्कीम्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो उसके बारे में नेचुरली पता होना चाहिए क्योंकि इतना न्यूज़ में आया है कि कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, देखा होगा, करा होगा. एंड अगर कुछ भी आपने उस टाइम पे न्यूज़ पढ़ी थी तो एक चीज़ बहुत क्लियर थी कि भाई कौशल विकास योजना इज रिलेटेड टू स्किल डेवलपमेंट, एंड अ न्यू मिनिस्ट्री had been created which was the skill ministry of skill development and entrepreneurship, MSDE. नई मिनिस्ट्री क्रिएट हुई है, फ्लैगशिप स्कीम है. तो दैट मीन्स कि लाइक फर्स्ट स्टेटमेंट इज ऑब्वियसली रॉन्ग ओवर हियर कि जो फ्लैगशिप स्कीम फॉर स्किल डेवलपमेंट वुड नॉट बी फ्रॉम लेबर मिनिस्ट्री, इट वुड बी फ्रॉम द न्यू मिनिस्ट्री. सो फर्स्ट स्टेटमेंट अगर मैं रॉन्ग करता हूँ तो सेम. अमंग अदर थिंग्स इट इज ऑल्सो imparts training in soft skills, entrepreneurship, financial and digital literacy. Sounds about right. And हमारे जो ऑप्शन बचे हैं तो सेकंड तो है ही है. It aims to align the competencies of the unregulated workforce in the country to the national skill qualification framework. तो इधर भी एक कीवर्ड स्किल वाला आ रहा है, स्किल. कौशल विकास योजना फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ स्किल्स. तो इन सच अ केस मेरा लॉजिक क्या चल रहा है, that 2 and 3 both should be correct, which is also the correct answer in this case. Coming to the next question, with reference to agricultural soils, consider the following statements. And इनमें हमें बतानी है correct. A high content of organic matter in soil drastically reduces its water holding capacity. तो अगर ऑर्गेनिक मैटर की बात करें तो आपने कभी भी मिट्टी देखी है, इफ़ यू एवर सीन सॉइल, व्हाट यू विल सी, व्हाट यू विल नोटिस इज दैट whenever there are leaves or litter or anything that is compressed with soil, that creates a lot of open space within the soil. On the other hand, if you've ever seen clay, तो clay has great water retention. clay में दलदल बन जाएगा, कीचड़ बन जाएगा, जो कि मतलब will hold water a lot. But organic matter, which means that there will be inconsistencies between the particles, which means that there will be flow of water, माने कि water holding capacity will go down, right? So statement 1 seems correct. Now second statement पे आते हैं. statement 1 correct है तो मतलब सबसे पहले तो यहाँ पे भी हमने ये कर लिया. statement 2 पे दे, soil does not play any role in the sulfur cycle. तो even if I'm not aware of the role of soil in the sulfur cycle, what I know is that it is called a biogeochemical cycle. Now there are multiple biogeochemical cycles. There is the carbon cycle, there is the nitrogen cycle, and there is the sulfur.
मतलब मल्टीपल साइकिल्स ये चलती रहती है, वाटर की भी है। तो इन सच अ केस इवन इफ आई एम नॉट श्योर कि भाई सॉइल का क्या रोल है नहीं है, डज नॉट हैव एनी रोल, सीम्स अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट टू मेक. And as soon as we do that, the only correct option remaining is 1 and 3, which is the correct answer over here. Right, so I do hope कि जो लॉजिक है, जो तरीके से हम क्वेश्चंस को अप्रोच कर रहे थे, दैट यू अंडरस्टूड ओवर हियर. इफ देयर इज सम डाउट विद रिगार्ड्स टू दैट, प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो. एंड दिस इज द सॉर्ट ऑफ एक्सरसाइज विल बी डूइंग विद एवरी ईयर का प्रीलिम्स का पेपर फ्रॉम 2018 ऑनवर्ड्स. 19, 20, 21, 22 हर साल में 10 से 15 ऐसे सवाल आते हैं जहाँ पे कॉमन सेंस लॉजिक. कॉमन सेंस क्यों? बिकॉज आई हैव अदर इन्फॉर्मेशन. दिस डज नॉट मीन, आई एम रिपीटिंग अगेन, दिस डज नॉट मीन कि विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन मैं ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ. ये वाला क्वेश्चन मैं क्यों सॉल्व कर पाया? क्योंकि मुझे पता है कि भाई सल्फर साइकिल इज नोन एज अ बायो जियो केमिकल साइकिल. एंड दिस इज समथिंग दैट यू विल रीड. अगर आपने बेसिक एनवायरनमेंट, बेसिक जियोग्राफी किया है, तो ये कहीं ना कहीं टकरा जाओगे इस चीज़ से. एंड अगर ये नाम याद है तो बायो, जियो, केमिकल, तीनों चीज़ें कहीं ना कहीं रिलेटेड हैं. और जैसे ही जियो आ जाता है उसमें, तो दैट डील्स विद अर्थ. तो नो मैटर हाउ लिटिल अ रोल इट माइट बी, देर विल बी सम रोल. एंड दैट इज द लॉजिक दैट आई वॉन्ट यू ऑल टू कीप इन माइंड. कि भाई लॉजिक कैसे था इधर. ये कोई मतलब नहीं है इसका कि एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन थी कि नहीं थी, बट किस तरीके से हम सोच सकते हैं in order to eliminate statements, and what is the common sense that can be applied to solve questions in prelims. That is the purpose of this series of videos. And if you liked it, do let me know in the comments, and if there are any doubts, do also let me know in the comments. Thank you for watching, and best of luck on your UPSC journey.